वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों ने इस नावल के फर्स्ट 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को इस नावल की समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को नावल पसंद आ रहा हो तो जल्दी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सफीका और नादिया दोनों ही पहरेदार को चकमा देकर आधी रात को घर पहुंच चुके थे और घर आकर मसला फिर सोने का था क्योंकि चारपाई एक थी। फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। नादिया खुद भी दिल से यही चाहती थी कि किसी तरह फीके के साथ नींद पूरी कर ले, लेकिन अभी नींद इसकी आंखों से दूर थी। इसके दिमाग में कल रात वाला परिंदा घूम रहा था जिसका सिरा काफ़ी मोटा था। नादिया दिल में सोच रही थी कि इतने मोटे ताज़े परिंदे का क्या फ़ायदा अगर ये किसी काम ना आए। अब वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब इसके हाथ से परिंदा टकरा गया। वो हैरान हुई कि फीके ने इसका दिमाग कैसे पढ़ लिया। क्या फीका जानता था कि नादिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। नादिया ने इसे गर्दन के पास से पकड़ लिया और गर्दन को सिसलाने लगी। फीका बेचैन हो रहा था। यूं लग रहा था कि वो नादिया के इस खेल को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर कर पाएगा। नादिया, अगर इसे पकड़ना है तो थोड़ा नीचे से पकड़ लो। फीके ने प्यार से नादिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो वो बोली कि चाचा, यहाँ गर्दन के पास से पकड़ने से क्या होता है। फीका कहने लगा, तुम अभी कम उम्र हो, ऐसी बारीकियाँ तुम नहीं समझती। ये जो गर्दन के पास का हिस्सा है बहुत नाजुक होता है। अगर तुम यहाँ ज़्यादा देर तक हाथ फेरोगी तो परिंदे की तबीयत खराब हो जाएगी और हो सकता है इसके मुँह से पानी निकलने लग जाए। नादिया के लिए बात वाकई नहीं थी। इसने परिंदे को ऊपर से छोड़ा और पीछे करके पकड़ लिया और दोबारा से इसको प्यार करने लगी। हाँ, अब सही है, यहाँ पर तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। फीके ने थोड़ा रिलैक्स होकर कहा। नादिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसके लिए ये बिल्कुल नहीं, लेकिन हैरान कुन चीज़ थी। वो इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। चाचा, तुमको नींद तो नहीं आ रही। नादिया ने इसको हाथ से थोड़ा दबाते हुए कहा तो फीका बोला, इस उम्र में आदमी को नींद तो वैसे भी कम हो जाती है और जो काम तुम कर रही हो ऐसे कहाँ नींद आएगी। लगता है तुम मेरी बड़ी बूढ़ी हड्डियों से सारा रस निकालने का सोच रही हो। फीके का जवाब सुनकर नादिया हैरानी से बोली, चाचा मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं तो बस इसे हिला कर देख रही हूँ कि इसे क्या होता है। फीका बोला कि हिलाने से तो सारा कुछ होता है, अगर ना हिलाओ तो कुछ भी नहीं होता। फीके की निराली बात नादिया के सर से गुजर गई थी। चाचा एक बात तो बताओ, अगर मैं परिंदे को कपड़े से बाहर निकाल कर पकड़ूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। नादिया ने मासूमियत से सवाल पूछा तो फीका बोला, नहीं होता मसला, तुम बाहर निकाल कर पकड़ सकती हो। नादिया ने झट से फीके का परिंदा बाहर निकाल कर पकड़ लिया। अब इसको ठीक से अंदाज़ा हो रहा था कि कितना मोटा और सेहतमंद है। नादिया का दिल कर रहा था कि इसको दोनों हाथों में लेकर सिसलाए। वो उठकर बैठ गई और गौर से परिंदे को देखने लगी। इसे वो पसंद आया था। चाचा, क्या तुमने इसको कभी किसी के पिंजरे में डाला है। नादिया ने पूछा तो फीका कहने लगा, आज तक तो नहीं डाला, लेकिन अब उम्मीद है अब डाल दूंगा। नादिया ने फीके के चेहरे को देखा जहाँ झुर्रियाँ पड़ रही थी। वक्त और हालात की उम्र के साथ साथ इसे बूढ़ा कर दिया था, फिर भी वो इस लिहाज से काफ़ी सेहतमंद था। परिंदे का तनाव बता रहा था कि वो हर तरह से ज़बरदस्त था और किसी भी शौकीन का हुआ हो सकता था। नादिया काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। इसे समझ नहीं आई थी कि क्या करे। वो खुद भी ना तजुर्बाकार थी और फीका भी इस मामले में कोरे कागज़ जैसा। फिर भी जैसे पानी अपना रास्ता खुद ना लेता है, ऐसे ही वो दोनों खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक इसी वक्त गाँव की हवेली के एक कमरे में तजुर्बाकारों की एक और जोड़ी मौजूद थी जो पहला तजुर्बा कामयाबी से कर चुके थे। मुनीब और रचना, जिन्होंने पहला मार्का कामयाबी से पार कर लिया था। तन्हाई ने दोनों के जज्बात को हवा दी थी और इसका नतीजा ये निकला था कि छोटी चौधरानी कृष्णा की झील पानी से तर हो गई थी, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत थी। कृष्णा की खूबसूरती मुनीब को पागल बनाई जा रही थी। वो उसको बिल्कुल भी रियायत नहीं दे रहा था और बार बार इसकी झील को की कटोरी में पानी अपना चुप्पू डालकर चला रहा था। कृष्णा की कश्ती किनारे पर लगने वाली थी और आखिरकार किनारे पर लग ही गई। वो बहुत खुश थी, खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी और मुनीब के पहलू में लेटी इससे बहुत सारी बातें कर रही थी। जब बाहर से लोगों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। पहले आवाज़ें दूर से आ रही थी, फिर करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशानी में बात कर रहे हों। मुनीब उठकर दरवाजे के पास आया और कान लगाकर आवाज़ें सुनने लगा। साफ पता चल रहा था कि इसके फरार होने की खबर हवेली में फैल गई थी। इतना भी पास खड़ी और बाहर वाली आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही थी। मुनीब, गौर से सुनो, वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। अचानक मुनीब का बाजू पकड़कर खुद को इसके साथ लगाते हुए कहा। इसके अंदाजे से यूँ लग रहा था कि जैसे वो डरती हो कि अब कोई मुनीब को इससे छीन कर ना ले जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कोई इसके कमरे में आने की जरूरत नहीं कर सकता। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुनीब फरार होने के बजाय इतना ही कमरे में छुपा होगा। थोड़ी देर बाद आवाज़ें कम होती हुई बंद हो गई। इसने कहा, जाओ बिस्तर पर सोने चले गए। यहाँ हवेली के पहरेदार जब फीके और नादिया का पीछा करके नाकाम लौटे तो इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ मुनीब को कैद करके गए थे। वो बौखलाहट में इसे हर जगह तलाश कर रहे थे। उनके चौधरी अंग्रेज़ी को पता चल रहा था तो इसने पहरेदारों की गफलत पर सब गुस्सा करना था, लेकिन मुनीब कहाँ से मिलता। वो तो रचना के साथ इसके कमरे में था। रचना इसकी बाहों में थी और वो मुस्तकबिल का मंसूबा बना रही थे।
सिर्फ एक बार ही मुनीब के पास आने के बाद इशना को लग रहा था कि मुनीब इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वो ना मिला तो वो अधूरी रह जाएगी। इसने मुनीब से वादा लिया था कि वो हमेशा इसका साथ निभाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी नामुमकिन पहुँच जाएँ, लेकिन वो दोनों अब साथ ही रहेंगे। मुनीब की अपनी हालत थी कि इसको लग रहा था कि इशना अगर इससे ना मिली तो वो शायद मर ही जाएगा। इशना ये भी जानती थी कि एक बार मुनीब यहाँ से चला गया तो वो कभी भी हवेली में वापस नहीं आएगा और वो उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगी। इसलिए इशना के अंदर बेचैनी भरी हुई थी। वो एक ही रात में मुनीब को दिल दे बैठी थी। इसे अपनी हवेली अपना स्टेटस कैद खाना लग रहा था, जहाँ वो सिर्फ रिवायत की पाबंद थी, अपनी मर्जी से किसी की दुल्हन भी नहीं बन सकती थी। इसको ये भी खतरा था कि शायद इसका भाई ये सोच कर इसकी शादी ना होने देखे, आधी जायदाद बहन को देनी पड़ेगी। वो अपने भाई को जानती थी, इसकी फितरत लालची थी। नहीं इशना, अब तुमको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। इसके अंदर इससे आवाज़ उठी थी। इशना बाप और भाई के बरक्स अपनी मरहूम माँ पर गई थी। ऐसी ही खूबसूरत, नरम दिल और इंसान से मोहब्बत करने वाली इसके दिल में दुनियावी चीज़ों को लालच नहीं था। इसे जल्द से जल्द ये फैसला करना था कि मुनीब के साथ ज़िंदगी गुजारनी है या इस हवेली में वो मुनीब के पहलू में लेटी हुई थी। जब इसने पूछा कि मुनीब, क्या आप मुझे हमेशा के लिए साथ ले जाएंगे? देखो इशना, मैं तो तुमको साथ ले जाने पर राज़ी हूँ, लेकिन मसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी शाइशी वाली ज़िंदगी छोड़कर मेरे साथ गुजारा कर लोगी? मुनीब ने सर की कश्न सामने खोल कर रखते हुए कहा। तो इशना बोली कि हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जो आप खाओगे वही मुझे खिला देना, जो आप पहनोगे वही मुझे पहना देना। लेकिन अब चूँकि सर से पाँव तक खुद को आपके सपुर्द कर दिया है, हमें ज़िंदगी में किसी और मर्द की गुंजाइश नहीं है। इशना खामोश हुई तो मुनीब ने कहा कि ठीक है, हम निकलेंगे और आज रात ही निकलेंगे, लेकिन जाना कहाँ है ये मुझे खुद भी मालूम नहीं। गाइस, इस नावल के नेक्स्ट पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे हर पार्ट सबसे पहले मिलते रहे।